वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 26। इसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये मनाया जाता है हमारे हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। और जो आज का प्रयागराज है, यहाँ इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज। और जो खेल दिवस है उस दिन कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में, और इसका नाम बदल दिया 2021 में, नाम बदलकर इसका नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? तो होती है हमारी सिरिंज, ठीक है। ये जो सिरिंज होती है उसमें आगे क्या एक धातु की सुई लगी हुई होती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिरिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CE-20 एक खालिस्तान है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया। तो जो हमारा इसरो है, ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा क्या बनाया गया? CE-20। ये एक क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है, और इसे LVM-3 के लिए बनाया गया है। मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए बनाया गया है क्रायोजेनिक इंजन, और ये इसरो द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है, सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उच्च प्रणोदन क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है वो शरीर में गले में त्वचा के नीचे तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि तितली के आकार की एक ग्रंथि है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो शरीर के सामान्य कामकाज में मदद करती है। और ये चयापचय अभिक्रिया, मतलब चयापचय अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, मतलब भोजन से ऊर्जा बनने को। और यह ग्रंथि है ना, T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करती है, जो कोशिका के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होता है। जो T3 होता है वो होता है थायरोक्सिन, और जो T4 होता है वो होता है ट्राई आयोडोमाइनिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन को निकालती है हमारी थायराइड ग्रंथि। और जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, इसका कामकाज हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है। आयोडीन की मात्रा, मतलब हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, इसलिए हम आयोडीन युक्त नमक भी खाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? तो जो ग्रेफाइट की विभिन्न परतें, उनके बीच में होता है वॉन्डर वॉल बल। ये एक कमजोर कमजोर आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल या दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्रेफाइट की परतें होती है वो चिकनी होती है और आपस में इजिली टूट जाती है, और ये कैसी होती है? नरम भी होती है। जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है विद्युत का चालक भी होता है, विद्युत का चालक, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परखनली टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किरणें कौन सी होती है? तो जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम किरणें यूज करते होती है पराबैंगनी किरणें, ठीक है। और जो पराबैंगनी किरणें होती है, इसका मुख्य सोर्स होता है हमारा सूर्य। सूर्य में पराबैंगनी किरणें होती है, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है,
शरीर के लिए हानिकारक होती है। इससे हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। ज्यादा देर यदि पराबैंगनी किरणें में रहे तो त्वचा कैंसर होता है। तो इसे जीवाणु को मारने के लिए पैथोलॉजी लैब में यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ कंटेनर होता है, उसके अंदर हम हमारी टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, इसमें पराबैंगनी किरणें होती है, जिससे कि उसमें के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है वो होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है और उसमें मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन, ये इसका कार्य होता है कि शरीर के सभी अंगों में और कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जो हमारा एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, उसमें 4 ग्लोबिन के प्रोटीन होते हैं। 4 ग्लोबिन होते हैं। ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है, एक वयस्क हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको नोबेल पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि, इनको जो बुक है गीतांजलि में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ये भारत के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के पहले व्यक्ति तो थे ही, इसके साथ में एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जन गण मन अधिनायक, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। तो जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि यही शहर की जो दुकानों की दीवारें और शहरों में जो बिल्डिंग है उनकी दीवारों को कैसे पिंक कलर से पेंट किया हुआ है, इसलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा जोधपुर है उसको ब्लू सिटी कहा जाता है। ये जो सेकेंड वाला है जोधपुर, तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और जो उदयपुर है, उदयपुर को सफेद सिटी कहा जाता है। और इसके अलावा जो जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। यहाँ धातु की बात हो रही, तो जो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो धातु है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसको संकेत होता है Al, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक है, और ये भूपर्पटी पर पाई जाती है 8%। धातु, यदि धातु की बात करें तो ये है। जब हम तत्वों की बात करते हैं कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों की, तो जो भूपर्वतीय सबसे ज्यादा पाया जाता तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो पाया जाता है 46.6%। 46.6%। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है, इसको SI से दर्शाते हैं। और ये पाया जाता है 27.77%। ठीक है, और इसके बाद क्या आ गया हमारा, एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम, ये तत्वों में बोले तो तत्वों में पाया जाता है तीसरे नंबर पर, धातु में पाया जाता है पहले नंबर पर। ठीक है, 8%। इसके बाद आता है आयरन, जिसे हम लोहा भी बोलते हैं, Fe, जो पाया जाता है 7%। ठीक है, तो ये तत्वों के हिसाब से हो गया। यदि धातु की बात करें तो धातु में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है वह अरिहंत थी, INS अरिहंत। और अरिहंत का मतलब होता है शत्रु का नाश, शत्रु का नाश। ठीक है, और इसे बनाया गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में बनाया गया था। और जिसको लॉन्च की गई थी 2009 में। और इसको लॉन्च मतलब इसका जो जलावतरण किया था, मतलब पानी में जब इसको छोड़ा गया था, जलावतरण ये किया था हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा।
मनमोहन सिंह के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा, और इसे किया गया था 26 जुलाई 2009 में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? आईएनएस अरिहंत है पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो क्या होता है? 2n² के हिसाब से होता है। ठीक है, यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे? n की जगह हम 1 रख देंगे तो 2 होंगे। जब दूसरी कक्षा की बात करें तो 8 होंगे, तीसरी की बात करें तो 18 होंगे, और इसी टाइप से रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम होता है उसमें परमाणु क्रमांक होता है 13। किसका? एल्यूमिनियम का। तो हम इसको पुट करेंगे तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ये गए पहली में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरी में 8 चले गए, अब बचे कितने? अब बचे 3। तो जो 3 है वो कौन सी? लास्ट कक्षा में जाएंगे, तीसरी कक्षा में जाएंगे। तो हो गया 1 2 और 3। मतलब इसका परमाणु क्रमांक का सही वितरण क्या हुआ? ये हुआ पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 3। मतलब जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे और पित्ताशय की पथरी का पता लगाने के लिए चिकित्सा तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच करने के लिए भी किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हमें बताना है। तो इसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसको हम सोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, सोनोग्राफी के नाम से। ठीक है, और जो सोनोग्राफी होती है, ये सोनोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है, मेडिकल इमेजिंग तकनीक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे है, आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हमारे शरीर में भेजा जाता है और टकरा के वापस आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमारे शरीर के अंदर की छवियां बनाई जाती है, छवियां या इमेज बनाई जाती है, और उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है, इसमें ना एक्सरे का उपयोग नहीं किया जाता है, एक्सरे का उपयोग नहीं होता है, इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। तो इसमें रेडिएशन का खतरा नहीं होता है, रेडिएशन का खतरा नहीं होता है। तो गर्भावस्था के समय में शिशु को देखने के लिए, मतलब शिशु के विकास का परीक्षण करने के लिए सोनोग्राफी का यूज करते हैं, सोनोग्राफी का यूज करते हैं कब? गर्भावस्था में, गर्भावस्था में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में गुर्दे और पित्ताशय की पथरी का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु और दो पारदर्शी माध्यम के इंटरफेस पर लंब के बारे में क्या कहा जाता है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो जब अपवर्तन को हम देखेंगे तो इसमें क्या हो गई? ये किरण, एक किरण इसमें क्या होंगी? आपतित किरण होंगी। ठीक है, जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसका अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में जब ये अपवर्तित होकर जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको नीचे बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ से जो सीधी लाइन खींचते हैं 90 के एंगल पर हमारी सरफेस से, तल से, उसको बोलते हैं अभिलंब। और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण को बोलते हैं हम अपवर्तित कोण। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है और अभिलंब है, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी एक ही तल पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ऑल्फैक्टरी है ये एक प्रकार के संकेतक होते हैं, संकेतक होते हैं। इनका उपयोग अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन संकेतों का उपयोग ऐसे किया जाता है, इनको जब हम अम्ल या क्षार में डालते हैं तो इनकी जो गंध है, गंध में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यह अम्ल है या क्षार है। इसके यदि उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरण होते हैं, प्याज होता है, ठीक है, वनीला इत्र होता है, वनीला इत्र होता है, एक लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल। जब इन्हें अम्ल या क्षार में डाला जाता है तो इनकी एक गंध होती है, अलग गंध होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो अम्ल या क्षार है। तो जो
ऑल्फैक्टरी शब्द है, इसका संबंध किससे है? गंध से है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक खालिस्तान की बीमारी है। तो जो पीलिया होती है वो यकृत की बीमारी होती है। यकृत और हमारे लीवर की बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो यकृत है, इसमें क्या होता है कि जब हमारी लाल रक्त कणिकाएं टूटती है, लाल रक्त कणिकाएं जब टूटती है तो उससे निकलता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, और जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण हमें पीलिया होता है। पीलिया होता है, और पीलिया के कारण क्या होता है कि जो हमारी आंख है उसका जो सफेद भाग है उसका रंग हल्का पीला होने लगता है। और पीलिया के कुछ लक्षण होते हैं कि पीलिया के कारण क्या होता है, जो त्वचा होती है, त्वचा और आंख का रंग पीला हो जाता है, आंख का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसके अलावा पेट दर्द, दिल की धड़कन तेज होना और भूख न लगना, भूख ना लगना, ये सब पीलिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? यकृत। पीलिया काय की बीमारी है? यकृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? जो उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा लगे, उष्मा का अवशोषण और उसे अवशोषण, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यदि उष्मा निकले तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ क्या पूछा हमसे? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, क्या? प्राकृतिक गैस का जलना। तो जो प्राकृतिक गैस है उसको हम मीथेन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जब इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा? जब जलाएंगे तो निकलेंगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में कुछ वो ये निकलेगा वाटर के मॉलिक्यूल, और प्लस में क्या निकलेंगी? ऊर्जा निकलेंगी। तो इसमें ऊर्जा निकल रही है तो ये क्या होगी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी नहीं हुई, मतलब ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है? फेरेट सल्फेट का अपघटन। जो फेरेट सल्फेट का अपघटन होता है उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2FeSO4। ये हो गया फेरेट सल्फेट। जब इसको हम गर्म करेंगे मतलब यहाँ पे ऊर्जा लगेगी तो इसका अपघटन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा? फेरेट ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। तो इसमें हमें क्या लग रही है? ऊर्जा लग रही है। ये क्या हो गई हमारी? अवशोषण हो रहा है यहाँ पे ऊर्जा का, तो ये हो गया हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? फेरेट सल्फेट का अपघटन। इसके अलावा जो अभिक्रिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम पानी में मिलाएंगे, H2SO4 को पानी में मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? तनुकरण होगा, या वो पतला होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो क्या बनेंगे? उसमें आयन बनेंगे और साथ में ऊर्जा भी निकलेगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? हमारी ऊर्जा निकल रही है तो इसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, ये भी इसी प्रकार से क्रिया है। तो जो हमें उष्मा शोषी पूछा है तो कौन सी है? फेरेट सल्फेट का अपघटन। ठीक है, सेकेंड वाली। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फेरेट सल्फेट का अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? मतलब जो फैलती नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो गठिया है ये संक्रामक बीमारी नहीं होती है। गठिया जो जोड़ों में दर्द, ऐंठन और अकड़न होती है उसे गठिया बोलते हैं। गठिया लगभग कितने 150 प्रकार से ज्यादा का गठिया होता है। लेकिन इसके अलावा जो दिया है खसरा, इन्फ्लुएंजा, आर्त्र ज्वर, ये सब संक्रामक रोग है। इसके अलावा हम देखें तो कोविड-19 ये भी संक्रामक है। जो हमारी नॉर्मल सर्दी खांसी है ये भी संक्रामक रोग है जो कि वायरस से फैलते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी गठिया, संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातुएं आवर्त सारणी में खालिस्तान पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है हमें बताना है। ये हमारी आवर्त सारणी है, इसमें ऐसे जो है वो क्या है? आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हमारे आवर्त है। और ये ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप या समूह भी इनको बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 18 है। तो हमसे किसकी बात की जाती है? सल्फर और क्लोरीन की बात की जाती है। ये है क्लोरीन और उसके साइड में सल्फर। तो सल्फर और क्लोरीन कहाँ पाए जाते हैं? दाई ओर पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। जो लास्ट वाला ग्रुप होता है 18 नंबर को, इनको बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, या इन्हें शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमसे पूछा उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दाई ओर। ये रहा क्लोरीन और उसके साइड में सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जब हम परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है ऐसा परिवर्तन
जिसमें कि परिवर्तन होने के साथ साथ उसके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, गुण परिवर्तित हो जाए तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है कि क्रिया के बाद भी उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं एल्कोहल का वाष्पीकरण, जब एल्कोहल का वाष्पीकरण हुआ तो वो एल्कोहल ही है, लेकिन सिर्फ उसका क्या हुआ है, वाष्पीकृत हो गई वो। तो इसमें इसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे दूसरा है किसी क्रेन को क्रेस करना, केन को क्रेस करना। कोई ठीक है प्लास्टिक की केन रखी है कुछ है, इसको क्रेस करा मतलब इसको तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन इसके गुण चेंज हुए क्या, नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ का पिघलना। जो बर्फ का पिघलना ये भी क्या है, पानी को हमने बर्फ को क्या किया, ठोस अवस्था से कैसे पिघला के पानी में ला दिया, लेकिन दोनों है क्या, वाटर ही है, H2 है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो होता है लोहे में जंग लगना। और लोहे में जो जंग लगता है, जब लोहा ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में क्रिया करता है उसे जंग लगता है। इसके लिए हम देख लेते हैं, जब लोहा होता है, लोहा लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, साथ में क्या नमी हो, तो क्या बनता है हमारा Fe2O3, ये जंक होता है। यहाँ पे XH2O हम पानी के अणु लेते हैं। ठीक है। तो जो जंक लगना है रासायनिक अभिक्रिया है। करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।